जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली एक तरह से हमारा प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन है। इसमें हम आई कैप का जो रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारे टोटल 3 क्लासेस मैंने प्लान किए हैं और लेटेस्ट 3 फुल पेपर जो हैं उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे एक तो आपको ये पता चलेगा एग्ज़ाम में आपने पेपर को मैनेज कैसे करना है टाइम के लिहाज से, फिर इसके बाद रीडिंग टाइम को कैसे एलोकेट करना है, आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसमें क्या करना है, और एक ही सीटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है। ये 3-4 चीज़ें आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस होंगी इस क्लास में। हमने जो पेपर सेलेक्ट किए हैं वो लेटेस्ट 3 पेपर सेलेक्ट किए हैं। ऑटम 21, स्प्रिंग 22, ऑटम 22। इसमें पहले हम टाइम ऑर्डर के लिहाज से चल रहे हैं, यानी ऑटम 21 पहले, फिर स्प्रिंग 22, फिर ऑटम 22, ताकि आपको एग्जामिनर का ट्रेंड भी पता चल सके कि लेटेस्ट वो कौन से टॉपिक्स उसने टेस्ट किए हैं और उसका ट्रेंड किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है वो। तो ऑटम 21 हमने पहले सेलेक्ट किया। अच्छा, ऑटम 21 में एक ख़ास बात है इस पेपर में कि जब आप इसका पेपर देखें तो इसमें आपको कैफ 4 और कैफ 7 बिजनेस लॉ कंपनी लॉ दोनों कंबाइंड टॉपिक्स मिलेंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि पहले बिजनेस लॉ कंबाइंड हुआ करता था, ठीक है। 50 मार्क्स का पेपर हुआ करता था कैफ 4 में से और 50 मार्क्स का पेपर हुआ करता था कैफ 7 में से। अब अलहदा हो गया स्प्रिंग 22 से और ऑनवर्ड। स्प्रिंग 22 के पेपर में भी सिर्फ बीला और सीला अलहदा था और इससे ऑनवर्ड भी अब जो पेपर हो रहे हैं बीला और सीला अलहदा ही होगा। तो लेकिन चूँकि रिवीजन हमने करनी थी इसलिए हमने इस पेपर को भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका सिर्फ समझ लीजिए कि 50% पोर्शन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कैफ 7 के स्टूडेंट्स ने इस पेपर का सिर्फ 50% पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करें डिस्कशन। सबसे पहले देखिए आपके सामने पेपर आया, इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस रूटीन की इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस। कह रहा है आपको पता है सीए के किसी भी पेपर में ऑप्शंस नहीं होती, चॉइस नहीं होती, आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये इस वजह से है ताकि सीए का स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी ना करे, ठीक है। प्रोफेशनल बॉडीज़ में, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडीज़ में नॉर्मली कहीं पे भी चॉइस नहीं हुआ करती। तो हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इंश्योर कर लें आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों। इसका तरीका यह है कि जो क्वेश्चन आप अपनी आंसर शीट पे उतार लें, यानी उसका सलूशन उसको क्रॉस कर दें, यानी उसका नंबर जो है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया तो मैं अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन 1 को क्रॉस लगा दूंगा। एंड पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से वाला क्वेश्चन अनक्रॉस्ड है। अगर आप ये क्रॉसिंग या टिक कुछ भी आप लगाना चाहिए नहीं करेंगे तो एंड में हो सकता है एक क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटेगा लेकिन सब पार्ट छूट सकता है। कई दफ़ा ऐसे होता है स्टूडेंट कहते हैं सर हमने 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट हमने सोचा बाद में करेंगे फिर जेहन से निकल गया। इसीलिए एंड पे ये देखने के लिए कि कहीं कोई भी कंप्लीट क्वेश्चन या पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रह तो नहीं गया, जिस जिस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है उसको टिक या क्रॉस निशान लगाते रहे उसको। अगर आगे चल के आप देखते हैं क्वेश्चन 4 है, उसके 2 पार्ट्स हैं और याद रखें दोनों पार्ट्स इकट्ठे करना ज़रूरी नहीं होता, यानी ये लाजमी नहीं है कि आप 4A करें और उसके बाद वेरी नेक्स्ट पेज पे 4B करें, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, क्वेश्चन की तरतीब भी और उसके पार्ट्स की तरतीब भी। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया है ना, प्रेफर्ड अप्रोच आपको बता रहा हूँ, तो 4A के साथ 4B भी अटेम्प्ट करें, साथ ही अटेम्प्ट करें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको 4B अभी नहीं आ रहा उसका आंसर जहन में और आप चाहते हैं कि पेपर के एंड में आप इसको अटेम्प्ट करें तो 4B लिख के उसकी जगह छोड़ दें, ठीक है। आपको इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि 3 मार्क्स का है क्वेश्चन तो 1 सफ़े पे आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 सफ़ों पे जा सकता है, तो आप उसके 2 सफ़े नंबरिंग कर लें, ऊपर 2 सफ़े छोड़ दें, उसके बाद एंड पे कर लें। एंड में अगर 1 सफ़े में कंप्लीट हो जाता है, दूसरा सफ़ा है उसको ब्लैंक छोड़ दें या उसको लाइन लगा दें, सिंपल। तो बेहतर है कि पार्ट्स क्वेश्चन अपनी मर्जी से करें, क्वेश्चन चाहे पहले 11 कर लें बाद में 2 करें,
लेकिन जो सब पार्ट्स हैं बेहतर, हालांकि सब पार्ट्स भी अलग अलग किए जा सकते हैं, तरतीब फॉलो करना, लेकिन बेहतर होता है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है सब पार्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं तो आप फिर उनको जज नहीं कर पाते। अगर आपने अलग अलग किए होंगे ना तो पार्ट बी का पार्ट ए की वजह से पार्ट बी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर क्या है, क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन की तरतीब चेंज कर सकते हैं, पार्ट्स की तरतीब चेंज नहीं करनी चाहिए, बेहतर अप्रोच है। ठीक है जी। फिर कह रहा है आंसर इज ब्लैक पेन ओनली, आपने सिर्फ ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई कैप ने इस बारे में एक दफ़ा वो गाइडेंस इशू की थी, आप ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई कैप वो जेल पेन इस्तेमाल करने को कहता है कि वो नहीं करना आपने। ठीक है, इसके अलावा आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कर भी, लेकिन मेरी सजेशन आपको यह है मार्कर यूज़ करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं, मार्कर यूज़ ना कीजिए, बल्कि सिर्फ एक ही बॉल पॉइंट आपके पास जो है इसी को यूज़ करें। ठीक है, तो ब्लैक ब्लू नहीं यूज़ करना, ये खास तौर पे आई कैप में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। एमसीक्यूज आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट पे अटेम्प्ट करने हैं। ये खास तौर पे आई कैप ने क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट अभी तो है कैफ 7 में, आप ग्रुप 2 में हैं, जो बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे वो ये गलती करते हैं। रिसेंटली चूंकि एएफसी या पीआरसी के पेपर पास करके आए होते हैं तो उन्हें यूँ लगता है कि जिस तरह पीआरसी में हम क्वेश्चंस के साथ ही ऑप्शन को टिक कर दिया करते थे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, उस तरह शायद यहाँ पे भी पेपर के साथ ही ऊपर टिक कर देना, ऐसा नहीं करना। आपने आंसर्स कहाँ लिखने हैं, अटेम्प्ट करने हैं आंसर शीट पे। ठीक है, एमसीक्यूज किधर, एमसीक्यूज आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, क्वेश्चन पेपर आपके साथ घर चला जाएगा। ठीक है, आंसर शीट जाएगी एग्जामिनर के पास, इसलिए जो आपने आंसर देने हैं वो आंसर शीट पे लिखने हैं। जी, ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए। अब सुनिए, आप जब एग्जाम में बैठेंगे, आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, रीडिंग टाइम दिया जाता है 15 मिनट का। इस 15 मिनट में आपने क्या करना है, अच्छा इस 15 मिनट में आपने क्या करना है, ये शेयर करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ आई कैप की तरफ से रूल्स हैं, लेकिन आई कैप उन पे नरमी बरतता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने शायद पीआरसी एफसी के जो पेपर दिए हैं उनमें आई कैप रिकमेंड करता है कि ये कैलकुलेटर अलाउड होंगे, लिस्ट देता है, ऐसे ही है। ठीक है, नॉर्मली हम उन्हीं में से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कभी आप डिफरेंट कैलकुलेटर ले जाएं, क्या वो आपको इस्तेमाल करने देते हैं या नहीं करने देते? कोई ज़्यादा रोक टोक तो नहीं होती ना। कोई इक्का दुक्का कोई एग्जामिनर होता है, कोई नया हो तो वो कहते हैं कि जी कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, किसी दूसरे से ले लें। ठीक है, वरना नॉर्मली इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती, ऐसे ही है। इसी तरह ओपन बुक एग्जामिनेशन, कुछ पेपर ओपन बुक होते हैं, जैसे काउंटिंग का पेपर आपका कैफ लेवल पे ओपन बुक है, आप स्टैंडर्ड ले जा सकते हैं साथ। ठीक है, लेकिन आई कैप ये कहते हैं स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने कुछ लिखा ना हो, ये आपको पता है ना, वो कुछ लिखा ना। लेकिन अगर आप कुछ थोड़े अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई 2-4 लफ्ज़ लिख भी लेते हैं किसी जगह पे, तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है वो आपका स्टैंडर्ड पकड़ के उसको एक एक सफ़ा खोल के चेक नहीं करता कि कुछ लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, रिक्वायर तो कुछ रूल्स हैं, लेकिन उनकी स्ट्रिक्ट आई कैप कहता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाता, क्योंकि पता है बच्चे डिस्टर्ब होंगे। उसी तरह एक और रूल है, वो ये कि आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन पेपर पे लिखना नहीं है। ये इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट सारा सॉल्यूशन लिख ले या की पॉइंट्स लिख दे क्वेश्चन पेपर के ऊपर और फिर अपने दोस्त को दे दे जो साथ ही बैठा हुआ। लेकिन याद रखें, रीडिंग टाइम का आप फुल बेनिफिट उस वक्त तक उठा ही नहीं सकते जब तक आपने जो 15 मिनट में रीड किया है उसकी बेस पे जो एनालिसिस किया है वो आपके सॉल्यूशन पे ना आ जाए। लेकिन आपने कोशिश करनी है, इसीलिए 15 मिनट में जब आप रीड करेंगे तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको रीडिंग के दौरान में आपके जहन में कोई अहम, एक तो हम अहम वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे,
इसके अलावा अगर कोई अहम कंसेप्ट है जो आपके जहन में आ गया रीडिंग टाइम में, और मे भी जब दोबारा आप पढ़ें आपके सामने आंसर शीट आए उसके बाद आधे घंटे बाद आपके जहन से निकल जाए, आपने उसे पिक कर लेना है, उसे लिख लेना है। अच्छा, लिखना कैसे है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिखते हुए हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे का पूरा सोल्यूशन ना लिख दें, सिर्फ कीवर्ड लिख लें। जैसे रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि ये किस चैप्टर का है, तो हो सकता है मैं चैप्टर नंबर लिख दूं सिर्फ, ठीक है, या मेन कंसेप्ट लिख दूं, ठीक है। मुझे पता चल गया डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वाला है, तो मैं बजाय ये कि पूरा लिखूं डिस्क्लोजर ऑफ, मैं DDI लिख दूंगा ताकि सिर्फ मुझे पता चल जाए। इस तरह ये होगा कि आपके जहन में जो कंसेप्ट है ना रीडिंग करते हुए, आपने उसे क्वेश्चन पेपर में नोट भी कर लिया। आंसर शीट तो है नहीं उस वक्त, आंसर शीट होती तो उसके किसी पेज पे नोट कर लेते, आपने पेज पे नोट भी कर लिया, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई कर लिया कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जिससे कोई दूसरा फायदा उठा सके, वो सिर्फ आप ही को पता है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। तो आपके सामने 15 मिनट्स आए। स्टेप नंबर 1, आपने MCQs नहीं अभी करना है। 15 मिनट रीडिंग टाइम में MCQs हम करेंगे पहले बाकी पेपर, लेकिन अभी रीडिंग टाइम में नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग टाइम में करेंगे ना तो आप उसको टिक लगा रहे होंगे, एग्जामिनर कहेगा ये अभी सॉल्व कर रहे हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझेगा जो इन्विजिलेटर है। 15 और MCQs में बाज़ का कुछ MCQs होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपने रीडिंग टाइम में, मेरी सजेशन है, अच्छा देखिए जो भी बातें मैं करूंगा ना वो सिर्फ मेरी सजेशन है, अल्टीमेटली आपका डिसीजन है। आप चाहे तो इनमें से जिस मर्जी सजेशन को पिक कर ले, जिस मर्जी सजेशन को छोड़ दे, वो आपकी मर्जी है। तो सजेशन मेरी ये है कि MCQs को रीडिंग टाइम में आपने हाथ नहीं लगाना, आपने पहले चले जाना है दूसरे क्वेश्चंस पे। अब ये चूंकि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इकट्ठा है, इसमें मैं आपको बता दूं शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो बिजनेस लॉ के हैं। एक इसके 3 पोर्शन होते थे, MCQs लैदा, बिजनेस लॉ का पोर्शन लैदा, कंपनी लॉ का लैदा। MCQs में पहले 15 MCQs बिजनेस लॉ के हैं और बाद वाले 15 MCQs कंपनी लॉ के हैं। अब हमारा रिसेंट भी जो पेपर पैटर्न है उसमें 15 मार्क्स के MCQs होते हैं कंपनी लॉ में, तो ये तो हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया 15 तक। 16 से ऑनवर्ड, 16 प्रमोटर्स ऑफ ब्लू व्हेल लिमिटेड, इससे ऑनवर्ड हमारा कंपनी लॉ के MCQs है 15। लेकिन मेरा रीडिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, इनको अभी आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। स्टूडेंट कुछ कह रहे होते हैं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ के, ठीक है, अभी इनको अटेम्प्ट नहीं करना। 15 मिनट्स में चले जाना है आपने अपने MCQs के अलावा दूसरे पोर्शन पे। ये आ गया हमारा पेपर का दूसरा पोर्शन। अब ये 50 मार्क्स का है, ठीक है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जितने क्वेश्चन इसमें है उससे डबल हो जाएंगे हमारे आपके पेपर में। अब आपने इनमें से रीडिंग टाइम में याद रखें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे। टोटल हमारे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, MCQs, रिप्रोडक्शन रटे वाले और केस स्टडीज। रीडिंग टाइम में सजेशन क्या है, MCQs को आपने अटेम्प्ट नहीं करना, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें स्ट्रेट वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करें। पहले आपने छोटा क्वेश्चन उठाना है, पढ़ना है, जो कि स्ट्रेट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। जैसे इसमें अब ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं बड़े क्वेश्चंस की बजाय छोटे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्योंकि रीडिंग टाइम में छोटे क्वेश्चन, छोटी छोटी सारी चीजों को कवर कर लेना वो ज्यादा बेहतर है, आप मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। निस्बतन जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको एनालाइज करना, अटेम्प्ट करना भी आसान है। तो आपने उठाना है इसमें से रिप्रोडक्शन छोटे क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 4 ही पिक कर लिया, मुझे पता चल गया ये केस स्टडी नहीं है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 को अब आप पढ़ लें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी दैट 2017 स्टेट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन कंपनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब मुझे अंदाजा हो गया कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है रिस्ट्रिक्शंस को। रिस्ट्रिक्शन का लफ्ज अंडरलाइन कर लिया, इसके बाद डिविडेंड का वर्ड अंडरलाइन कर लिया।
कर लिया जी। अच्छा, अब आपने अब इस आगे अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना, थोड़ा सोचना है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी थी, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस थी इसमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, अनरियलाइज्ड गेन वाली, और ना टू एक्सीड वाली। आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम वर्ड के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके आगे लिख लें। वर्ड नहीं लिखने देते आपको, एक लफ्ज भी नहीं लिखने देते। अच्छा, एक मिनट है रे, पूरा वर्ड, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिपेंड करता है, मैंने पिछले सेशन में भी स्टूडेंट से पूछा था, तो ये डिपेंड करता है इन्विजिलेटर के ऊपर। कुछ इन्विजिलेटर सख्ती नहीं करते, कुछ करते हैं। टू बी ऑन सेफ साइड आपने पूरा लफ्ज नहीं लिखना। हाँ नहीं, छोटे छोटे भी नहीं, ये छोटा कंप्लीट लफ्ज नहीं, सिर्फ पहला अल्फाबेट यूज कर ले या एक दो इनिशियल्स यूज कर ले, अल्फाबेट यूज कर। जैसे रिस्ट्रिक्शन है, पहली रिस्ट्रिक्शन कौन सी है? पहली रिस्ट्रिक्शन कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली, सिर्फ आई लिख ले, ठीक है, हाँ, या आईपी लिख ले, सिर्फ आईपी लिख ले। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ठीक है, और ना ही इससे कोई ये इमेज मिलेगा कि आप किसी को नकल करने में सपोर्ट कर रहे हैं। आईपी लिख ले। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है? अनरियलाइज्ड, आप यूजी लिख ले, ठीक है, सिर्फ मिनिमम वर्ड, और वो भी ऐसे कि जिससे कोई मीनिंगफुल चीज सामने ना आए, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर जब तक आप नोटिंग ये नहीं ना करेंगे, जो आपके जहन में एक कंसेप्ट है, रीडिंग टाइम का फायदा ही कोई नहीं है। रीडिंग टाइम में सिर्फ रीड नहीं करना, रीडिंग टाइम में आपने क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, जो आपकी थॉट है वो क्वेश्चन पे आपने मेंशन करनी है, वरना तो दोबारा से आपको सारा थॉट प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी सजेशन यही है कि आप ये कर लें, और फिर इसके बाद जब आपके सामने आंसर शीट आए तो लास्ट पेज लें, लास्ट पेज, और उसके ऊपर ये सारी नोटिंग कीवर्ड में लिख दें। मैं ये चाहता हूं शुरू का जो पेपर का आपका आधे घंटे के करीब टाइम है, इसमें क्वेश्चन आपने एक भी अटेम्प्ट ना किया हो, लेकिन आपने उनका जितना भी सॉल्यूशन है वो आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पे आ जाए, और उससे पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम में सिर्फ की अल्फाबेट्स वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लिख लें, ताकि आप 15 मिनट में जो थॉट प्रोसेस है आपका, उससे जो भी आपके जहन में चीजें आई हैं वो वेस्ट ना हो, वरना थोड़ी देर बाद चीजें जहन से निकल जाएंगी। तो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ कीवर्ड, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, सिर्फ अल्फाबेट, इनिशियल, पहले अल्फाज लिख लें, और जैसे ही आंसर शीट मिले फौरन उसके लास्ट पेज पे जाएं, जिसे हम नॉर्मली वो रफ वर्किंग वगैरह ऊपर इस तरह की हेडिंग दे देते हैं, और उसमें क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे उसके जो अहम कंसेप्ट्स हैं वो लिख दें। जैसे इसके जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो सारे लिख दिए। इससे फायदा क्या होगा? क्वेश्चन को जब आधा घंटा आपका निकल जाएगा ना, इसमें आपने एक लफ्ज भी नहीं लिखा होगा जिसके आपको मार्क मिले, लेकिन टेक्निकली आपने पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो नॉकआउट कर दिया होगा। अब आपने सोचना नहीं, सिर्फ लिखना होगा, सोचना नहीं, सिर्फ लिख। शुरू में इसका आपको लग रहा होगा नुकसान है आधे घंटे का, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें टाइम सेव होता है अल्टीमेटली एट दी एंड। आपको हर क्वेश्चन के बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने पहले ही सारा सोचा होता है पेपर। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखना क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वर्ड भी अवॉइड करें, पूरा वर्ड ना लिखें, सिर्फ अल्फाबेट्स, ठीक है जी। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिखा और इन्विजिलेटर ने रोक दिया? 2 स्टूडेंट्स। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा है लेकिन इन्विजिलेटर ने उन्हें रोका नहीं? ज्यादा, तकरीबन मेरा ख्याल 90% के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये डिपेंड कर, फिर भी एहतियात का तकाजा यही है कि आप पूरे का पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर पे ना लिखने दें। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई चीज नोट नहीं करेंगे, रीडिंग टाइम का फायदा नहीं है, ठीक है।
एमसीक्यूज को टिक करना ज्यादा डेंजरस है। सॉल्यूशन का जो है ना, सॉल्यूशन का कीवर्ड लिखना ये कम डेंजरस है, एमसीक्यूज को टिक करना ज्यादा। तो एमसीक्यूज को तो टिक करने की मेरा हाल है वो आपको इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर मैं इन्विजिलेटर हूं, मैं एमसीक्यूज को टिक करने की इजाजत दूं, लेकिन मैं जो बाकी का क्वेश्चन उसका एनालिसिस आप करना चाहते हैं वो कर दो। कुछ फॉरेन एग्जामिनेशन बॉडीज में ये भी प्रैक्टिस है और अच्छी प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में, वो हर स्टूडेंट का जो आंसर शीट हो उसके ऊपर जिस तरह आप वो टेबल पे बैठते हो उसके ऊपर आपका CRN लिखा होता है ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी CRN लिखा होता है और वो कहते हैं कर लें जो भी करना है, इसके ऊपर जो करना है लिख लें। इससे स्टूडेंट को बड़ी आसानी होती है। लेकिन आई क्या हमने बहरहाल ये प्रैक्टिस पता नहीं क्यों बहरहाल डाउट नहीं की, हालांकि कर ली जाए अगर तो ये फायदे की चीज़ है और इससे नकल का चांस भी कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये क्लियर हो गया। इसी तरह आपने दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, सिक्योरिटीज एक्ट। देखिए इन को सॉल्व नहीं मैं करवा रहा, अगर आप कहेंगे जिस क्वेश्चन को उसकी डिस्कशन भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के पहले वाले इस प्रैक्टिस सेशन में मेरा मकसद है आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना, वो टेक्निकल कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमने देखा, अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट एन इश्यूअर और ऑफरर ऑफ सिक्योरिटीज इंटेंडिंग टू अप्रोच जनरल मीटिंग फॉर रेजिंग फंड शैल हैव टू सबमिट ए प्रोस्पेक्टस विद कमीशन फॉर अप्रूवल। बैकग्राउंड उसने सेंड कर दी, हमें पता चल गया ये प्रोस्पेक्टस की तरफ लेके जा रहा है। फिर इसके बाद लिस्ट एनी 4 एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन, 4 एक्सेप्ट। अब कौन कौन सी वाली एक्सेप्शंस हैं, बोनस इशू, राइट इशू वाले, ठीक है। तो आपने कंप्लीट फॉर्म में तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां पे सिर्फ ये लिख दे बोनस इशू BI, फिर आगे राइट इशू RI लिख ले, SBP, ठीक है। बस ये यानी कीवर्ड्स आप क्या जाएंगे, आपको बाद में सोचने से निजात मिल जाएगी, आपका माइंड इधर उधर नहीं घूम रहा होगा क्वेश्चन पेपर में। ये क्लियर हो गया, आपने इसको भी लिख दिया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 10। अभी इसमें समझ लीजिए मेरे 5 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए। फिर इसके बाद मैंने बाकी के क्वेश्चंस को देखा, इनमें से आसान क्वेश्चन कौन सा है, 7, 8 नहीं 9 तो बड़ी केस स्टडी है, ये नहीं 7 है, 8, अच्छा 8 का A पार्ट, 7 भी है छोटा और 8 का A पार्ट भी। 8 का A पार्ट पहले कर लेते हैं, लेकिन ये देख लें A और B किसी एक ही क्वेश्चंस के हिस्से तो नहीं है, बाजू का ऐसा होता है A और B इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो आपने देख लेना है इंटर रिलेटेड तो नहीं है। अब देखिए यहां पे जैसे A में ML कंपनी की बात कर रहा है और B में भी, तो मुझे शक है कि शायद ये इंटर रिलेटेड हूं, हालांकि बेसिकली ये क्वेश्चन को अगर आप पढ़े तो ये इंटर रिलेटेड है नहीं, लेकिन कंपनी का नाम अगर डिफरेंट होता तो मैं 100% कंफर्म हो जाता ये दोनों लाता रहता है, मैं फौरी तौर पे उसको सिलेक्ट कर लेता। लेकिन अभी एहतियातन चूंकि एक ही कंपनी का कंटेक्स्ट है तो मुझे लग रहा है शायद वो इंटर रिलेटेड हो, तो मैं अभी फिलहाल इसको छोड़ के ऊपर 7 की तरफ आ जाता हूं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड पब्लिक कंपनी listed on Pakistan Stock Exchange and its subsidiary Sardines Guarantee Limited, a public unlisted company, have been scheduled to be held on the same day, that is 13 सितंबर at 9 बजे और 2 बजे रिस्पेक्टिवली इन इस्लामाबाद। ये बैकग्राउंड सेट कर रहा है कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, पहले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अंडरलाइन कर लें, ठीक है, अंडरलाइनिंग तो करते ही रहना। फिर इसके बाद पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद सरडाइन गारंटी लिमिटेड अनलिस्टेड, अनलिस्टेड को अंडरलाइन कर लें। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर आ जाए, रिक्वायरमेंट तसल्ली से पढ़नी है। कह रहे हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017, इसमें कोई अहम चीज नहीं है, हम हर क्वेश्चन का आंसर कंपनी एक्ट के मुताबिक ही देते हैं। आइडेंटिफाई द कोरम रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ द कंपनीज इन द अबव सेशन। किस किस को अंडरलाइन करेंगे, कोरम को और बोथ को भी। 2 कंपनीज का कोरम बताना है, एक का बता के ना निकल जाइएगा, ठीक है, दोनों का कोरम बताना, एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड है। अच्छा अब इसमें हमने क्या करना है बताइए, हमें क्या करना चाहिए। लिस्टेड को अंडरलाइन किया ना, इसके साथ थोड़ा सा नीचे मैं सोच लूं क्या था, 10, 7 नहीं, मिनिमम नंबर नहीं, कोरम की रिक्वायरमेंट है,
10, अच्छा पूरा था 10 मेंबर्स प्रेजेंट और वीडियो लिंक with 25% voting power on its own or through proxy. और फिर आगे ये भी था unless articles provide. लेकिन मुझे ये सारा नहीं मैं लिखूंगा एहतियात, अनलिस्टेड के लिस्टेड है ना, इसके साथ सिर्फ 10 और कोमा लगा के 25% बस, ठीक है, 10 25%। कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लिखना, आपको उसका मेन पॉइंट आ जाए, सिरा मिल जाए, डोर का सिरा लिख देना, फिर इस सिरे को पकड़ के खींचना है आपने सॉल्यूशन में, वो जब आंसर शीट आएगी उसके बाद यही करना। नेक्स्ट, अच्छा ये जो दूसरा है गारंटी लिमिटेड, इसका क्या क्वारम होगा? अब ये डिपेंड करता है क्या इसका शेयर कैपिटल है या नहीं है। क्या क्वेश्चन में उसने गारंटी लिमिटेड का शेयर कैपिटल हो सकता है? एग्जाम में जो एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप पढ़े ना, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा है वो कहता है स्टूडेंट सॉल्यूशन के सारी सिचुएशंस को कवर नहीं करता, सारी सिचुएशन को जहां पे कंपनी ला कहता है इफ ये सिचुएशन है तो ये करना है, इफ ये सिचुएशन है तो ये करना है, वो अक्सर क्वेश्चन में क्लैरिफाई नहीं करता कि सिचुएशन कौन सी है। जैसे इसमें नहीं किया शेयर कैपिटल है कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों लिख देने चाहिए। अनलिस्टेड के साथ मैं फिर क्या लिख दूंगा? 2 और 25% बस, ठीक है, 2 और 25%। और बाकी लेकिन यह याद रखें ये मेन कंसेप्ट्स आपने लिखे हैं, इसके बाद जब आप सॉल्यूशन को सॉल्व करने जाएंगे तो कोई ना कोई न्यू थॉट भी आएगी आपको, आगे आप उसको एक्सटेंड आपने सॉल्यूशन में कर देना है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में कोशिश करनी है कम से कम अल्फाज और हरूफ को इस्तेमाल करते हुए आप उसमें जो मेन कंसेप्ट है उसको उतारना, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये एनालिसिस करते हो, अब यहां पे 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए और आपकी आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर शीट पकड़ें, उसके ऊपर जो भी आपने नंबर नेम वगैरह लिखना है, लिखने के बाद लास्ट पेज पे चले जाएं और ये सारा एनालिसिस जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे करवा रहा हूं वो आंसर शीट पे लिख दें, ठीक है। इससे आप सिक्योर हो जाएंगे और आगे फर्दर जो एनालिसिस है वो भी इसी तरह करते जाए। ये एनालिसिस याद रखें, शुरू में ही सारे पेपर का एनालिसिस करके की पॉइंट्स लिख देना मेरी नजर में बेहतर है, बजाय ये कि आप हर क्वेश्चन के साथ ये एनालिसिस कर रहे हो। हर क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करेंगे आपको थोड़ी ये भी परेशानी होगी, अगला क्वेश्चन पता नहीं कौन सा आने वाला है, इजी है कि डिफिकल्ट है। और अगर पहले एनालिसिस कर लेंगे आपके माइंड को पता होगा कंसेप्ट कौन सा है। सम टाइम आपने ये देखा होगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने फौरी तौर पे जेहन में नहीं आता जवाब, कुछ देर के बाद आता है। जब आप सारे क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे ना, आपका माइंड, चाहे आप सोल्यूशन लिख रहे होंगे, आपका माइंड बैकएंड पे प्रोसेसिंग कर रहा होता है, यार वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसका क्या सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसीलिए पहले एनालिसिस करना, पेपर को टेक्निकली पहले ही नॉकआउट कर देना, ये ज्यादा बेहतर है लिखने के से। इसको कहते हैं पेपर का प्लानिंग और परफॉर्मेंस। तो पहले पूरे पेपर की प्लानिंग कर लें, उसके बाद परफॉर्मेंस करें, ठीक है जी। यूं समझ लीजिए कि आपका पेपर जो है वो 2.5 घंटे का है या 2 घंटे 40 मिनट में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तकरीबन 30 मिनट से लेके 45 मिनट के दरमियान में, या इवन 45 मिनट भी रख लें, 15 मिनट रीडिंग टाइम और आधा घंटा बाद में मजीद रीडिंग में और एनालिसिस में लगेगा। लेकिन ये रीडिंग और एनालिसिस ज्यादा बेहतर है बजाय इससे कि आप हर क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ के एनालिसिस कर रहे हो। क्लियर हो गया ये? फिर इसके बाद अब आपने 8 का अब एनालिसिस कीजिए। मैकरल लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी engaged in business of fish farming as part of expansion। अच्छा, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैं भी स्किप कर गया, वो क्या भला? मैंने लिस्टेड कंपनी का कोरम लिख दिया, अनलिस्टेड का कोरम लिख दिया, ठीक है। फिर मुझे याद आया इसमें तो शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का कंसेप्ट अलग था, वो भी लिख दिया। लेकिन एक चीज स्किप कर गया कि कुछ केसेस में जनरल मीटिंग का कोरम कमीशन भी बताता है। और अगर आप देखें उसकी चालाकी देखें,
उसने ये कहीं पे नहीं बताया कि जनरल मीटिंग कॉल किसने की थी। ये चालाकी देखें उसके, देखें कहीं बताया उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डोर फर्म लिमिटेड टू सब्सिडियरी हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। कॉल के बारे में बताया किसने कॉल की है। हालांकि हमें पता है मेंबर्स भी कैसा डायरेक्ट मेंबर और डायरेक्टर करे फिर तो रूल वही है रेगुलर वाला। कमीशन के पास आपको पता है स्पेशल पावर होती है, ठीक है। वो कोरम को वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है अगर डिफॉल्ट कंडक्ट किया जाए जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में। और ये है भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग होती तो आप कहते सर ये तो सिर्फ डायरेक्टर्स कंडक्ट करता है, सिर्फ डायरेक्टर्स वाला पॉइंट आएगा। लेकिन कमीशन क्या यहां पे ये पॉइंट डिस्कस होना चाहिए कि मे बी मीटिंग कमीशन ने कॉल की हो और उसका कोरम कमीशन डिसाइड करता है। वो क्या होता है, वो 2 मेंबर्स है कि 1 मेंबर है? कि वो 1 मेंबर नहीं, क्या 2 लिखा हुआ है, 1 है। 1 पर्सन को भी हाँ कर सकता है कि वो कोरम होगा। तो यहां पे मेन कंसेप्ट क्या था, सॉरी मेन नहीं, एक हिडन कंसेप्ट क्या था इसमें कि कमीशन का पर्सपेक्टिव भी डिस्कस करना था। भाई ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। फिर 8A मैक्रा लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी इंगे। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, मेरा साल का तजर्बा है, उसका निचोड़ आपको बता रहा। एक निचोड़, उसको बहुत से निचोड़ है, एक निचोड़ भी है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आप स्किप कर जाएंगे। इवन मैं खुद भी अभी अगर कोई एक केस स्टडी या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, उसमें कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होता है जो मैं अभी भी स्किप कर जाता हूं, हालांकि साल हो गए पढ़ाते। और वही एक पॉइंट होता है जो हमारी लर्निंग करवाता है, वही एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो आप जब कभी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका सोल्यूशन अगर आप ये हमारी वाली बुक इस्तेमाल करें, इसके साथ कंपेयर करें या ICAP के स्टैटिस्टिक्स सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें, उसमें से जो फर्क हो या एडिशनल चीज उसको जरूर नोट करना है। और यही आपका हासिल है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, यही चीज है जो आपने नई सीखी। तो इसमें हमने नई चीज क्या सीखी कि कमीशन भी कोरम डिसाइड करता है। हमने पढ़ा हुआ है लेकिन केस स्टडी में शायद कभी लिंक नहीं किया इसको, आज हमने इसको केस स्टडी में भी लिंक करना सीख लिया। 8A मैक्रा लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब हमें पेपर मिल गया, अब मैं लास्ट सफे पे पहुंच गया हूं, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन 10 पार्ट A उसके अल्फाज, अब चाहे पूरे अल्फाज लिख लें, अब आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब आप सिर्फ अनरियलाइज्ड गेन में U और G लिखने की बजाय आप अनरियलाइज्ड गेन ये लिख दें, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन अभी भी ना लिखें, क्योंकि अभी सिर्फ आप अपने जो एनालिसिस है उसको पेज पे उतार रहे हैं, ताकि बाद में जब सॉल्यूशन करने लगे तो एक दफा उसको रिवाइज कर लें। कोई चीज अगर बाद का ऐसा भी होता है, पहली रीडिंग में 2 चीजें नजर जहन में आती है, उसके बाद जब दोबारा एक्चुअली इसको सॉल्व करने लगे तीसरी एक्सेप्शन भी जहन में आ गई, वो भी लिख दें। तो इसीलिए आपने, मैं क्या रहा हूं, बेसिक जो मैं आपको चाह रहा हूं ना कि आप जो प्रैक्टिस करें वो ये, क्वेश्चन पेपर सामने आया उसके कंप्लीट सॉल्यूशन से पहले उसका फर्स्ट ड्राफ्ट सिर्फ कीवर्ड्स की शक्ल में आपके आंसर शीट के लास्ट पेज पे होना चाहिए, ठीक है सर जी। engaged in the business of fish farming as part of its expansion plan, ML's board has decided to invest in poultry and dairy business, for which principal line of business is required to be changed. प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन करें, चेंज को अंडरलाइन करें, ये कीवर्ड्स हैं। Under the provisions of Company Act 2017 describe the prescribed procedures for changing ML's principal line of business. अब प्रोसीजर्स को भी अंडरलाइन कर दें, उसने प्रोसीजर बताया, हाँ प्रोसीजर पूछा। मुझे ये बताइए कि 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्ज कीजिए अगर वो कहता है मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड अप्रूवल क्या होगी वो बताएं। ये ज्यादा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है
कि प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये बताएं। प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन में आपकी अप्रूवल्स भी आ जाएंगी और अप्रूवल्स के अलावा भी आपने कोई काम करना है, जैसे नोटिस भेजना है, नोटिस कब भेजेंगे, उस नोटिस में क्या लिखा होगा, ये चीजें भी आ जाएंगी। अब मीटिंग से पहले क्या करना है वो भी आ जाएगा प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन में। मीटिंग जिसमें अप्रूवल लेनी है उसके बाद क्या आएगा वो भी आ जाएगा। तो जब प्रोसीजर या कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन लेंथी है। जब सिर्फ अप्रूवल पूछ रहा है तो हमने यही बताना डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, क्लास अप्रूवल जो अफेक्टेड क्लास की वगैरह वगैरह, सिर्फ ये। लेकिन जब प्रोसीजर पूछे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। भाई ये बात समझ आ गई। अप्रूवल और प्रोसीजर में फर्क समझ आया, इसको लिख लें, अप्रूवल वर्सेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर के साथ लिख लें कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें आपने अप्रूवल में सिर्फ मीटिंग की बात करनी होगी कि किसने अप्रूवल देनी है कौन सी दे, और प्रोसीजर में मीटिंग से पहले मीटिंग के बाद क्या करना वो भी। दूसरी चीज कह रहे प्रोसीजर बताइए, नोट कीजिए, क्या वो ये कह रहा है कि मुझे प्रोसीजर बताइए जो एमएल ने फॉलो करने हैं, या कह रहा है कि मुझे प्रोसीजर बता दो और साइलेंटली कह रहा है हर चीज बता दो। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए मुझे, क्या वो सिर्फ वो प्रोसीजर बता रहा है जो एमएल ने फॉलो करने हैं पूछ रहा है, या कि हर तरह के प्रोसीजर जो किसी और पार्टी ने करने हैं वो भी आएंगे सॉल्यूशन में। नहीं, रिक्वायरमेंट को सही नहीं समझ सके, फिर से पढ़िए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर चेंजिंग एमएल्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ एमएल के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने के लिए प्रोसीजर बताएं। ये नहीं कह रहा कि जो एमएल ने प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो बताएं। पॉइंट एक ही है लेकिन कंसेप्ट है, इसीलिए जोर दे रहा हूं। बताइए इसमें रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो लाइन इस सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता मुझे सिर्फ वो बताओ जो एमएल ने करना है, फिर हम अगर किसी मेंबर ने कोई करना होता, शेयर होल्डर ने, वो भी ना बताते, कमीशन ने कुछ करना होता, रजिस्ट्रार ने कुछ करना होता, वो भी ना बताते, क्योंकि रिक्वायरमेंट में क्लियरली उसने होता कि मुझे कंपनी ने क्या करना है ये बताओ, डायरेक्टर ने क्या करना है ये बताओ। ठीक है, डायरेक्टर ने क्या करना है ये, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये होता तो आपने देखना है क्वेश्चन में वो कोई स्पेसिफिक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है या हर एक के बारे में। ठीक है, लफ्ज डायरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्टर ने जो करना है वो बताओ, मेंबर या शेयर होल्डर का मतलब है मेंबर या शेयर होल्डर जो करना है वो बताओ। अगर लफ्ज कंपनी का वर्ड यूज करें तो लफ्ज कंपनी इज इक्वल टू डायरेक्टर प्लस मेंबर। ठीक है, लेकिन इसमें फिर रजिस्ट्रार या कमीशन नहीं आएगा। तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में खास तौर पे ये देखना है, सिर्फ कंसेप्ट मैच नहीं करना होता कि बुक वाला कंसेप्ट है छाप दो सारा। आपने देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, कंपनी है, सॉरी शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है या कमीशन है, रजिस्ट्रार है या सबके। तो यहां पे हमें समझ लग गई कि वो सारे प्रोसीजर जो जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे स्टेप। अब क्या होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन को फाइल करना है 15 दिन में, और उसके बाद जो अल्टर्ड मेमोरेंडम है उसको 30 डेज में फाइल करना है, और फिर रजिस्ट्रार सर्टिफाई करता है। भाई बताइए इसमें सिर्फ स्पेशल देखिए पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ये इंटरलिंक्ड हैं लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, इंटरलिंक्ड है इसलिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 15 दिन बाद 15 दिन में रजिस्ट्रार को देनी होती है। 7 दिन में 15 स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, चले जितने दिन भी हैं
ठीक है, 7 है या 15। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी मेरा ख्याल है 15 दिन है। कौन सा कंसेप्ट ये पढ़ रहे हैं ये देखिए। चलिए जो भी है, देखिए जितने भी दिन कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन अलहदा से फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, अल्टर्ड मेमोरेंडम अलहदा से। अल्टर्ड मेमोरेंडम का 30 दिन। भाई क्लियर हुई है बात? अच्छा, ये बड़े कंसेप्ट को छोड़ के छोटे कंसेप्ट के पीछे ना पड़े। ये 7 है कि 15 है कि 21 है कि 30 है, ये छोटा कंसेप्ट है, ये बाद में रीचेक कर लीजिएगा। मैंने जो रटे लगाए हुए हैं उसके मुताबिक तो 15 और 30 दिन होता है। 15 ही है, हाँ कोई बात नहीं। फिर भी देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ, आप चेक कर लें। चेक कर लिया, चलिए ठीक है, ठीक 15 है और 30 है, स्पेशल रेजोल्यूशन 15। मुतमिन है जी आप? शाबाश। अहम कंसेप्ट क्या है, लेकिन ये छोटा अहम कंसेप्ट क्या है कि रिक्वायरमेंट में किस किस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। हमें पता चल गया सारी चीजें लिखनी है। और इसमें भी एक चीज मैं भूल गया, पेपर के बाद याद है कि अगर लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करें प्रिंसिपल तो उसे नाम के साथ मैच होना चाहिए। वो भूल गए थे ना आप भी, लिखा आपने? शाबाश, जिन स्टूडेंट ने लिखा शाबाश। चलिए अच्छा, मार्क्स के लिहाज से 3 ठीक है जी। अच्छा, ये ऊपर कोरम वाले के 6 मार्क्स ठीक थे। एक हो गए लिस्टेड कंपनी। आप लिस्टेड कंपनी के कोरम को कितने मार्क्स एलोकेट करेंगे क्वेश्चन 7 में? 2। और अनलिस्टेड को? अनलिस्टेड को 4 कैसे? अनलिस्टेड को भी 2 और 25। हाँ लेकिन आगे लार्जर, लेकिन उसमें था नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तीसरा वो आ गया। 2 और 3 5, और लार्जर वाली बात भी लिखनी है। और फिर कमीशन का भी हो तो 6 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं तसल्ली के साथ। शाबाश। फिर 8B। अब ये 8B है हमारा। मैं पहले लेकिन देख लूं केस स्टडी है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं जो सीधा सीधा क्वेश्चन हो या छोटा हो? और क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अभी भी हम पहले केस स्टडी को सॉल्व कर लेंगे। केस स्टडी है जी। डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज एमएल's मैनेजमेंट रिगार्डिंग सलीम हुसैन एलिजिबिलिटी टू डिमांड इंक्रीज इन। ये हमने केस स्टडी की है शायद। सलीम हुसैन की एलिजिबिलिटी बताइए, इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास ए शेयर, डिस्कस रिक्विजिट अप्रूवल रिक्वायर्ड टू बी साउट फॉर गेटिंग सच चेंज अप्रूव्ड। एलिजिबिलिटी बतानी है सलीम हुसैन की, और फिर क्या बताना है कि किस किस की अप्रूवल चाहिए होगी आपको, किस किस की अप्रूवल चाहिए। प्रोसीजर तो नहीं पूछ रहा, एलिजिबिलिटी और अप्रूवल। फिर कह रहा है सेकंड में डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय एमएल। कंपनी ने क्या काम करने हैं ऑन सलीम हुसैन एप्लीकेशन assuming that his eligibility to demand increase in voting rights is favorably established in first above। कह रहा है अगर इस केस में अलीम जो सलीम हुसैन की एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाती है तो कंपनी ने क्या करना है वो बताइए। ठीक, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये कोई वोटिंग राइट्स को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो ये वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट का कंसेप्ट है। इसमें इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम, और फिर इसके बाद रिक्विजिट अप्रूवल्स को अंडरलाइन कर लेंगे। और सेकंड में कोर्स ऑफ एक्शन को अंडरलाइन करना है और एमएल को अंडरलाइन करना कि कंपनी के प्रोसीजर्स क्या होंगे, कंपनी स्टेप बाय स्टेप क्या करेगी। क्लियर हुई? आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। डिटेल ऑफ एमएल शेयर कैपिटल एज एट 30 जून आर एज अंडर। ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर होते हैं काइंड। क्या ऑर्डिनरी शेयर की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्लास ए बी सी, नंबर ऑफ शेयर 50 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन, पेड अप शेयर कैपिटल 500 है, ये और ये वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स में हम पढ़ते हैं शेयर होल्डिंग का वर्ड यूज करता है, कुछ कंसेप्ट में वोटिंग राइट्स।
क्या आपको ये पता है कि वोटिंग राइट्स कहाँ पे यूज करना है और शेयर कैपिटल कहाँ पे यूज करना है? चलिए, और ज्यादा बेहतर क्या होता है, वोटिंग राइट्स की बेस पे परसेंटेजेस कैलकुलेट करना कि शेयर कैपिटल? शेयर्स की बेस। वोटिंग, अगर वोटिंग राइट्स डिफरेंट है ना तो वोटिंग राइट्स की बेस। यहां पे वोटिंग राइट्स डिफरेंट है, क्लास ए के डिफरेंट, बी के डिफरेंट, सी के डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, सलीम हुसैन वन ऑफ एमएल शेयर होल्डर होल्डिंग 50% शेयर इन क्लास ए has filed an application with the company requesting for increase in voting rights of class A shares without changing their face value so that each share of class A would carry 2 votes। वो कह रहा है कि अब हमने इनके वोटिंग राइट्स को चेंज करना है। किसके वोटिंग राइट्स को? क्लास ए के राइट्स को बढ़ाना है कि कम करना है? तो बताइए अफेक्टेड क्लास कौन सी होगी, ए के, बी और सी? हाँ, ये अहम कंसर्न। क्लास ए के राइट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन अफेक्टेड क्लास ए नहीं है, क्यों भला? इंक्रीज हो रहे हैं। बी और सी के तो अफेक्टेड क्लास ये होगी। पहले वो बता रहा है, अब पूछ रहा है बताइए सलीम हुसैन की एलिजिबिलिटी कि वो प्रपोज कर रहा है, डिमांड कर रहा है इंक्रीज, ये वैलिड है कि नहीं? ये डिपेंड करता है उसकी शेयर होल्डिंग पे। एग्रीड? इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है सलीम हुसैन की टोटल में से? वोटिंग पावर की बेस पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो टोटल वोटिंग पावर है 50 कम 50, 30 दूनी 60, 20 थी 60, 60, 120, 170। और सलीम के पास कितने वोट्स हैं? 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 170 कितने परसेंट है? 14.7%। तो सलीम हुसैन के पास टोटल वोटिंग पावर कितनी है? 14.7%। क्लियर? बताइए क्या ये इंटाइटल्ड है? खा गए मार। मुझे बताइए ये सलीम हुसैन जो रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मतलब रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहा है कि शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किए जाए, ठीक है? ये साल के दौरान में कर रहा है कि साल के एंड पे जब एजीएम का नोटिस आया तब डिमांड कर रहा है? अगर तो एजीएम हो रही है, एजीएम का नोटिस आया और उसमें उसने ये डिमांड किया, तो फिर रिक्वायरमेंट कुछ और है, एलिजिबिलिटी कुछ और है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है? 5% शेयर्स हो और 10 दिन पहले मीटिंग से नोटिस दे दे। भाई यही है ना एलिजिबिलिटी। और अगर एजीएम का केस नहीं, ड्यूरिंग द ईयर का केस है, फिर उसे सिर्फ डिमांड नहीं करना बल्कि ईजीएम कंडक्ट करवाने का नोटिस भी देना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी तो उसमें ये डिमांड आएगी ना। अगर ड्यूरिंग द ईयर ये डिमांड करता है ना, इसके पास शेयर है फर्ज कीजिए 7%, फर्ज कीजिए आधे 7%, ड्यूरिंग द ईयर ये डिमांड करता है, डायरेक्टर्स का नोटिस फाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे तुम्हारे पास ये पावर तो है कि रेजोल्यूशन प्रपोज करो, लेकिन मीटिंग कंडक्ट करवाने की तुम्हारे पास पावर नहीं है, मीटिंग के बगैर रेजोल्यूशन हो नहीं सकती, कैंसल्ड। लेकिन अगर 7% शेयर है और एजीएम हो रही है, फिर ये रेजोल्यूशन, फिर ये इंटाइटल्ड है, एलिजिबल है। तो इसलिए याद रखें, जब भी कोई शेयर होल्डर कोई डिमांड रखता है, कोई रेजोल्यूशन सामने रखता है, तो वो रेजोल्यूशन के लिए इंटाइटल्ड है कि नहीं, ये डिपेंड करता है एजीएम का केस है कि अदर देन एजीएम का केस है। हाँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर कॉल करे, लेकिन क्या उन्होंने कॉल की है? डायरेक्टर्स ने नहीं ना किया। तो इसीलिए हम अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाएंगे कि अगर एजीएम है तो फिर ये इंटाइटल्ड है। अच्छा, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है फिर भी इंटाइटल्ड है, फिर भी इंटाइटल्ड है, क्योंकि 14% शेयर है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूं आप ये सोचे कि एजीएम का रूल डिफरेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रूल डिफरेंट है। भाई है कि नहीं डिफरेंट?
एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरिंग द ईयर अगर वो रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता है ना, तो उसके पास रेजोल्यूशन प्रपोज करने की भी पावर होनी चाहिए, शेयर होल्डर के पास मीटिंग कॉल करने की पावर भी होनी चाहिए। इसके पास चूंकि दोनों है, इसकी किस्मत अच्छी है। नहीं किस्मत नहीं, इसके पास पैसा ज्यादा है, तो इसलिए दोनों कर सकता है। भाई ये क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी। डिस्कस रिक्विजिट अप्रूवल क्या होगी। अब अप्रूवल क्या चाहिए, ये परसेंटेज आपने कैलकुलेट करके सोल्यूशन में शो, ये जो 14 पॉइंट समथिंग जितने भी है, रिक्विजिट अप्रूवल क्या है, स्पेशल लेजिस्लेशन फिर इफेक्टेड क्लास। सिर्फ सोल्यूशन में इफेक्टेड क्लास लिख देंगे कि उससे बताएंगे दैट इज क्लास ए, सॉरी क्लास बी एंड क्लास सी। भाई बी और सी का हवाला देंगे कि नहीं सोल्यूशन में, कि जो रट्टा लगाया हुआ है वही छाप देंगे और एज्यूम करेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। क्या इसमें आर्टिकल्स की बात, वोटिंग राइट्स, वो वोटिंग राइट्स में नहीं, वो तो शेयर कैपिटल में थी। ये आर्टिकल ही चेंज होंगे इसमें आर्टिकल ही, वोटिंग राइट्स आर्टिकल, मेमोरेंडम थोड़ी चेंज होगा इसमें, आर्टिकल ऐसे ना करें। ओके चलिए भाई, ये रिक्वायर्ड अप्रूवल होगी 2, कोई और अप्रूवल तो नहीं होता ना। चलिए सेकंड, डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय एमएल ऑन सलीम हुसैन एप्लीकेशन assuming that his eligibility to demand increase in voting rights is favorably established। प्रोसीजर क्या होगा, क्या सिर्फ अप्रूवल, फिर वही क्वेश्चन, क्या सिर्फ अप्रूवल लिख देंगे कि स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप प्रोसीजर लिखेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव वाला है कि वो लिमिटेड वाला, कॉम्प्रिहेंसिव, और इसमें सिर्फ कंपनी के प्रोसीजर लिखेंगे कि शेयर होल्डर रजिस्ट्रार कमीशन वगैरह सबके लिखेंगे। सिर्फ कैसे पता चला सिर्फ कंपनी, बाय एमएल, तो एमएल को अंडरलाइन कर लें और कोर्स ऑफ एक्शन को भी अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब है अब शुरू हो जाए, नोटिस से शुरू होंगे ना, कहानी शुरू कहां से होगी, नोटिस है, मीटिंग से एट, अगर एजीएम है तो 21 दिन पहले, और स्पेशल बिजनेस है तो उसका ड्राफ्ट मटेरियल वगैरह, ईजीएम का भी यही रूल है वैसे, है ना, 21 दिन पहले, और नोटिस में ड्राफ्ट मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे। स्पेशल बिजनेस है ना, नहीं समझ आए, कहानी शुरू कहां से होगी, नोटिस से। नोटिस में सिर्फ इतना लिख देंगे 21 दिन पहले मीटिंग से नोटिस देना है कि उस नोटिस में स्पेशल बिजनेस है, तो उसकी वजह से जो एडिशनल 3-4 चीजें हमने पढ़ी थी वो भी आएंगी। आप समझते सिर्फ 2 बातें लिखनी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन और इफेक्टेड क्लास 3/4, कहानी खत्म। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन को समझे, प्रोसीजर का समझे, क्या पूछना है, हर चीज बताओ शुरू से लेके एंड तक। नोटिस बता दिया, इसके बाद मीटिंग कंडक्ट होगी, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, वो स्पेशल, अच्छा कोरम रिक्वायरमेंट ना बता दें, कोरम रिक्वायरमेंट ना बताएं, वो तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा ना, इतना भी लेंथी नहीं जाना हमने, मेन एक्टिविटी सारी कवर करनी है। मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, फिर उसके बाद क्लास बी और सी की मीटिंग होगी, उसमें 3/4 मेजोरिटी होगी, फिर आर्टिकल्स की फिर स्पेशल रेजोल्यूशन 15 दिन रजिस्ट्रार, फिर आर्टिकल्स अल्टर करेंगे और 30 दिन में रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार वाली बात लिखेंगे, खा गए मार, रिक्वायरमेंट पढ़े, बाय एमएल, मतलब बाय एमएल, बाय रजिस्ट्रार नहीं, एमएल रजिस्ट्रार के पास जाएगा, मैं ये कह रहा हूं ये लिखना है, लेकिन रजिस्ट्रार सर्टिफाई करेगा जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि रजिस्ट्रेशन हो गई है। ये पॉइंट लिखना है कि नहीं, ये पूछ रहा हूं, हाँ शाबाश, ये पॉइंट नहीं लिखना। एमएल जो कुछ करेगी वो हर चीज लिखनी है, एमएल के अलावा जो कोई जो कुछ करेगा वो सेकंड में नहीं लिखना, इस पार्ट में नहीं लिखना, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ एमएल पूछ रहा है। भाई कुछ कुछ समझ आ रही बात की, चलिए आगे। इसलिए मैं कहता हूं रिक्वायरमेंट सबसे, आपने अभी तक जो तैयारी की वो भी अहम थी, लेकिन अब ये जो चीजें हैं नोट करना ये ज्यादा अहम है।
अब आ जाए जी जाकिर हुसैन की तरफ। क्वेश्चन 9, रिक्वायरमेंट। कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कहने की क्या जरूरत है, हम जो कुछ बताएंगे कंपनीज एक्ट के मुताबिक ही बताएंगे। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड, यहां पे भी कह रहा है, यहां पे जाकिर हुसैन की डिमांड बताओ वैलिड है कि नहीं। उधर तो वो मीटिंग वाली थी, रेजोल्यूशन वाली थी, मीटिंग कंडक्ट करवाने वाली थी, इधर पता नहीं कौन सी है, क्या डिमांड कर बैठा है जाकिर, ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आल्सो लिस्ट ग्राउंड्स अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड एज ऑन जीएल्स बोर्ड। जीएल बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहा है सर्कमस्टेंसेस बताओ जब वो डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हो सकेगा, ये तो हमें पहले से ही आती है। हाँ, क्वेश्चन सारा पढ़ के ही बताएंगे। एज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड ऑन जीएल्स बोर्ड, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय जीएल फॉर हिज अपॉइंटमेंट। जीएल अंडरलाइन करें, प्रोसीजर अंडर, प्रोसीजर ये कह रहा है लफज कि सिर्फ ये ना बताओ अप्रूवल किसकी है, स्टार्ट से लेके एंड तक हर स्टेप बताओ, ठीक है। और किसके पॉइंट ऑफ से बताओ, जीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी किसी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और रजिस्ट्रार कमीशन नहीं बताओ। कह रहा है गोल्डफिश लिमिटेड जीएल इज ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड को तो अंडरलाइन करें। विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹200 million डिवाइडेड इनटू 20 million ऑर्डिनरी शेयर ₹10 each। हमें उसने कंपोजिशन बता दी शेयर कैपिटल की, ठीक है। अगर शेयर होल्डिंग कैलकुलेट करनी हुई तो ये कंपोजिशन काम आएगी। कह रहा है फॉलोइंग डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड इन जीएल्स एजीएम हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2020, ठीक है। ये डायरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7, ठीक है, 3 भी होते तो चलता, लेकिन 7 है तो ये भी चलेगा। ये आगे इनके वोट्स हैं, तो ठीक है, टॉप यही वोट होंगे जिन्होंने वोट लिए हुए। कह रहा है जाकिर हुसैन एन एग्जिस्टिंग शेयर, जाकिर हुसैन ऊपर है कहीं, अरे ऐसे देख जी अब ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। एग्जिस्टिंग शेयर परचेज एडिशनल 1.5 million शेयर्स इन जीएल ऑन 3 सितंबर 2021, ड्यू टू विच हिज शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 15%। जाकिर हुसैन नाउ डिमांड्स टू हैव ए सूटेबल पोजीशन ऑन जीएल्स बोर्ड। वो कहता है मुझे डायरेक्टर बनाओ, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है डिस्कस वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड। अब इसमें अगेन मैंने ये भी देखना है वो डायरेक्टर बनने के लिए उसके पास शेयर होल्डिंग है कि नहीं। फिर चूंकि वो डिमांड कर रहा है तो मैंने वो पिछला कंसेप्ट भी आ गया कि रेजोल्यूशन प्रपोज करने की इसके पास पावर है कि नहीं। और अगर उसने ये नहीं बताया कि डिमांड एजीएम में के ईजीएम में कर रहा है तो मुझे ये भी बताना है कि फिर ईजीएम कॉल करने की पावर भी है कि नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखें डायरेक्टर बनना चाहता है, कंपनी लॉ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि देखा जाएगा इस बंदे के पास रिक्विजिट शेयर होल्डिंग है कि नहीं, रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग है कि नहीं, सिर्फ कंपनी लॉ ने ये कहा, ठीक है। परसेंटेज नहीं बताई, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, यहां पे कैलकुलेट करें 100 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 है कि 7 है, कितने परसेंट आया 14.3। इसके पास 15% शेयर है, कैलकुलेशन शो करवानी है सोल्यूशन में। हम कहेंगे ये डायरेक्टर बनने के लिए भी एलिजिबल है और उसकी डिमांड करने के लिए भी एलिजिबल है, रेजोल्यूशन प्रपोज करने के लिए। और अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डिमांड कर रहा है, एजीएम में नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए भी एलिजिबल है। प्रपोज करने के लिए 5% है रेजोल्यूशन और मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए 10% है। भाई वैलिडिटी क्लियर हो गई। आल्सो लिस्ट ग्राउंड्स अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड ऑन जीएल्स बोर्ड। ग्राउंड का मतलब इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनएलिजिबिलिटी तो छाप देंगे, सारा ही छाप देंगे। और खास तौर पे वो तो बिल्कुल नहीं भूलना ना, कौन सी वाली दो, हाँ वो नहीं लिखनी, शाबाश, अनलिस्टेड है वो नहीं लिखनी, क्लियर। क्योंकि कंपनी अच्छा, और अगर कंपनी लिस्टेड होती तो सिर्फ वही 2 लिखते ना, ऊपर वाले भी लिखते, बिल्कुल ठीक है, तसल्ली हो गई मेरी। ए क्लियर हो गया 4 नंबर के साथ, ठीक है। ये
2 नंबर मेरा हाल इसके होंगे जिसमें हमने परसेंटेज भी बता दी और उसे रेजोल्यूशन और मीटिंग की पावर की बात बता दी। बी एज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड ऑन जीएल's बोर्ड, स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय जीएल फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अब वो बोर्ड में उसको ऐड करना है, प्रोसीजर बताइए। अब यहां पे अगेन दो ऑप्शन होते हैं। फ्रेश सिलेक्शन की भी ऑप्शन है, कैजुअल वैकेंसी वाली डिस्कस कर दी, फ्रेश सिलेक्शन वाली उसमें क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग है, जीएल फ्रेश सिलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, कितना डेज थे कोई विद इन 30 डेज, नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट बी रिड्यूस्ड, क्लियर, खागे मार। उसने मुझे बताइए वो कंडीशंस पूछी हैं या प्रोसीजर पूछा? प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक क्या करना है। यस, ये सारा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर सारा नहीं आ जाएगा इधर, 4 नंबर हैं तो उसमें कितनी बड़ी बातें हैं। ये तो है ही अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड वाली तो एक वो न्यूज़पेपर वाली बातें तो निकल ही जाएंगी। क्या क्या बातें बताएं, कितनी को बातें हैं ना। और भाईजान कितनी को मीटिंग का नोटिस में नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, नंबर ऑफ न्यू डायरेक्टर, फिर इसके बाद क्या होगा, इंटेंशन मेंबर की तरफ से, वो तो लिखनी नहीं है, मजे की बात। वो मेंबर्स वाली तो लिखनी नहीं कि मेंबर्स इंटेंशन भेजेंगे, क्यों नहीं लिखनी। उसने नोट कीजिए, उसने डायरेक्टर्स के इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं पूछा, उसने पूछा है डायरेक्टर्स के इलेक्शन में एमएल का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो इसका मतलब जो मेंबर ने करने थे वो भी निकल गए। लिस्टेड वाले हो गया कि नहीं कंसेप्ट छोटा, लिस्टेड वाली रिक्वायरमेंट समझ नहीं है, रिक्वायरमेंट कंसेप्ट एज इट इज छाप देना रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। हाँ, जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी लिस्ट इसने भेजनी होती है, 10 दिन पहले भेजनी होती है कंपनी ने, 7 दिन, 10 दिन के 14 दिन। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उनके नाम जब आ जाते हैं फाइनल 7 डेज है, चले 7 डेज में 7 डेज मीटिंग से कम 7 दिन पहले नाम भेजने हैं। और क्या करना है भला, और मीटिंग होगी तो उसमें इलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इलेक्शन के बाद फिर वो बताना होता है रजिस्ट्रार को कि डायरेक्टर चेंज हो गए 15 डेज में। हाँ जी, तो ये नोट कीजिए, एमएल जीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपने, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा भाई। अच्छा, ये बात जो बता रहा हूं ये समझ आ रही है कि उसने क्वेश्चन में इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं पूछा, उस इलेक्शन के लिए जीएल ने जो काम करने हैं वो पूछे। तो उसमें मेंबर क्या करेंगे वो चीजें तो नहीं ना आएंगी। और चूंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड वाली भी नहीं। तो भाई यार मार्क्स कुछ एडजस्ट हुए, कुछ मार्क्स एडजस्ट हो गए, कुछ आप भी एडजस्टमेंट कर लें फिर, क्लियर। ये तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीजें सीखी, हमने कोशिश करनी है रीडिंग टाइम में रीडिंग कर। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये एनालिसिस कर लिया ना, जब आपने, आखिरी बात कह दूं, जब ये सारा एनालिसिस करके आपने लिख दिया इधर यस, फिर लिख दिया आगे ये जाकिर हुसैन यस एलिजिबल, फिर इसके बाद लिख दिया आपने प्रोसीजर में 2-3 पॉइंट्स, ये आखिरी सफा जो आप भर रहे हैं। जब एनालिसिस कर लें उसके बाद सॉल्यूशन कंप्लीट लिखने से पहले उस वक्त एमसीक्यूज करने हैं, यानी एनालिसिस करने के बाद और ड्राफ्टिंग करने से पहले एमसीक्यूज, उस टाइम में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। आपका माइंड भी शार्प होगा और हो सकता है एमसीक्यूज करते करते कोई नया पॉइंट जहन में आ जाए जो बाकी के पेपर में किसी क्वेश्चन में था, तो वो भी एडलेस कर लेंगे। तो पहले आपने सॉल्यूशन का एनालिसिस करना है क्वेश्चन का आखिरी सफे पे, ठीक है। और फिर अच्छा एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं,
दरमियान में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे 1 2 3, राइट साइड पे करेक्ट ऑप्शन, और 1 2 3 रोमन वाला लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, और राइट साइड पे क्या, सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। स्मॉल में जैसे आई कैप दिखता है वैसे आई कैप ए बी सी डी स्मॉल में लिखता है कि कैपिटल लेटर, तो हम भी स्मॉल में लिखेंगे। आई कैप 1 2 3 एमसीक्यूज की वो नंबर में लिखता है 1 2 जो हम यूज करते हैं रोमन में, हम भी रोमन में लिखेंगे। अच्छा, अगर एक पार्ट एक सफे पे और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का दूसरे सफे पे किया, तो हर सफे के ऊपर पार्ट भी अगर सेपरेट हो मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करेंगे कि 4A और 4B? 4A और 4B। कुछ को समझ आई? अब आपने एक काम करना है, ये पेपर घर ले जाएं और अपने आप को 1.5 घंटा और ऊपर 7.5 मिनट का रीडिंग टाइम दे के आपने ये 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आज। देखिए थोड़ा तो कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा ना, अटेम्प्ट करना है और सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके गलतियां ढूंढे। अगर कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आती तो कल क्लास के स्टार्ट में पूछ लीजिएगा। कर लेंगे ये काम? हाँ, ये ज्यादा मुश्किल हो गया, मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो आपने रिवीजन नहीं की हुई, तो फिर आपको क्या टेंशन है? कोई मसला ही नहीं है, रिवीजन करते जाए। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।